हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपना टॉपिक चल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रीवियस क्लास में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना था। अब आज वाले हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर एक करेंगे न्यू क्वेश्चन और फिर आपको वापस एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आपको सॉल्व करना है, उसका आंसर कमेंट करना है और उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। स्टार्ट करता है क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 केजी एंड दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 केजी। दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट कंडीशन में रखे हुए हैं। आफ्टर टी टाइम जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है 10 केजी वाला, उसकी हमें वेलोसिटी मिलती है 2 मीटर पर सेकंड। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 केजी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। यहाँ पे हमने इसको वेरिएबल एज्यूम कर लिया कि इसकी वेलोसिटी है v, तो यहाँ पे हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और उन ऑब्जेक्ट के अगर मास है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा ही करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर पे ये फोर्स लगता है। अब यहाँ पे जो दोनों ही ऑब्जेक्ट है इनिशियली क्या है, रेस्ट कंडीशन में है और इनके बीच में लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये लगाएगा सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स एंड सेकंड ऑब्जेक्ट लगाएगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। जितना ये जो 10 केजी वाला ऑब्जेक्ट है जिस फोर्स से 2 केजी वाले ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, सेम मैग्नीट्यूड से 2 केजी वाला ऑब्जेक्ट 10 केजी ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों ही ऑब्जेक्ट पे लगने वाले जो फोर्स है उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। जो 10 केजी 2 केजी को अट्रैक्ट करेगा एंड 2 केजी 10 केजी को अट्रैक्ट करेगा। दोनों ही ऑब्जेक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो तो रहेगा सेम, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगी अलग अलग। तो यहाँ पे हमें ये रिलेशन मिलता है F(1)(2) इज इक्वल टू माइनस ऑफ F(2)(1). दोनों ही ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ से हमें नेट फोर्स क्या मिलता है, 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें क्या मिलता है, 0। कैसे मिलता है देख लेते हैं। नेट फोर्स हमें क्या मिलता है, मास इनटू एक्सेलरेशन मिलता है। अब यहाँ पे आ रखा है नेट फोर्स क्या है, 0, तो ये हमें क्या मिल गया, 0। अब बॉडी है, बॉडी का मास तो 0 नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे 0 क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें क्या मिलता है, 0। अगर किसी बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमें क्या मिलता है, 0। और अगर एक्सेलरेशन हमें 0 मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें क्या मिलेगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वही उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पे हमें दो कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन में दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या मिलती है, 0। अब यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें क्या मिलती है, कांस्टेंट मिल रही है। मतलब अगर इनिशियली वेलोसिटी 0 है तो फाइनल कंडीशन में भी हमें वेलोसिटी क्या मिलेगी, 0। तो फाइनल कंडीशन में भी हमें वेलोसिटी मिल गई 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें क्या मिल रहा है, 0। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमें मिलेगी 0। यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है सेकंड ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। सेम मैग्नीट्यूड में सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो यहाँ पे हमें नेट फोर्स क्या मिलता है, 0। जब नेट फोर्स 0 होता है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें क्या मिलता है, 0। बिकॉज मास 0 नहीं हो सकता है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें मिलता है 0। जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें क्या मिलती है, कांस्टेंट मिलती है। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही हमें मिलेगी फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल कंडीशन में देखते हैं, बॉडी रेस्ट में है तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी हमें क्या मिल रही है, 0। तो फाइनल कंडीशन में भी हमें इसकी वेलोसिटी क्या मिलेगी, 0। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या मिलता है, 0 मिलता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या मिलता है हमें, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। 10 केजी ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये है सेकंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास अपन को कितना गिवन है, 10। वेलोसिटी कितनी है, 2। सेकंड ऑब्जेक्ट का मास कितना गिवन है, 2 एंड वेलोसिटी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी है वो कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रही है। दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या है, ऑपोजिट है। तो एक को अगर आप पॉजिटिव लोगे तो दूसरे को आप क्या लोगे, नेगेटिव।
अपॉन m1 प्लस m2, दोनों ऑब्जेक्ट के मास को ऐड कर लेंगे 10 प्लस 2। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यहाँ से टर्म को सॉल्व करते हैं तो ये मिल रही है हमें 20 इज इक्वल टू 2v, तो यहाँ से v की वैल्यू अपन को मिलती है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकंड हमें कहाँ मिलता है, सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर था 10 मीटर पर सेकंड। जो सेकंड ऑब्जेक्ट है 2 kg, उसकी वेलोसिटी हमें क्या मिलेगी, 10 मीटर पर सेकंड मिलेगी। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m एंड सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कैपिटल M। दोनों ही ऑब्जेक्ट को हमने r डिस्टेंस पे रख रखा है। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और कंडीशन दे रखी है कि मल्टीपल करेक्ट यहाँ पे हमें मिल सकता है। तो पहले तो देखते हैं, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ही ऑब्जेक्ट का मास है और कुछ r डिस्टेंस पे सेपरेट है। तो यहाँ पे इनके बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों ही ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमें मिलेगा इक्वल, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या मिलेगी, चेंज मिलेगी, ऑपोजिट मिलेगी डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं F(1)2, इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, वो इसको खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं कैसे लग रही है, सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरीके से लगेगी। F(1) हमें क्या मिल रहा है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो सेकंड ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है सेकंड ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब खुद की तरफ इसको खींचेगा, तो ये लगेगा इस डायरेक्शन में F(1). तो यहाँ से हम देख रहे हैं दोनों ही जो फोर्स है, यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना होता है G(m)(m)/r²। तो फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड तो मिलता है ये, लेकिन हमें इसकी डायरेक्शन क्या मिल रही है, ऑपोजिट मिल रही है। दोनों की डायरेक्शन हमें अलग अलग मिल रही है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, माइनस लग गया। F(1)2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F(1). जितने फोर्स से जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सेम उसी फोर्स से सेकंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट तो मिलता है ट्रू, क्या मिल रहा है, फर्स्ट हमें मिल गया करेक्ट। F(1)2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F(1). दोनों ही फोर्स की जो डायरेक्शन है वो तो ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब यहाँ से हमें ये कंडीशन मिल जाएगी, नेट फोर्स यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0। जब नेट फोर्स 0 होगा तभी F(1)2 प्लस F(1) हमें क्या मिलेगा, ये दोनों हमें ऑपोजिट मिलेंगे। देख लेते हैं इसको भी, नेट फोर्स हमें क्या मिलता है, 0। अब नेट फोर्स टोटल कौन कौन से फोर्स है, F(1)2 प्लस F(1), दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 0। तो यहाँ से कंडीशन मिल गई F(1)2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F(1). दोनों ही ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये सेकंड ऑप्शन भी हमें क्या मिलता है, करेक्ट। सेकंड ऑप्शन भी हो गया करेक्ट। फिर थर्ड ऑप्शन है, इसमें बोल रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट की वजह से फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वजह से सेकंड ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी हमें क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ये वाली कंडीशन हम देखते हैं। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, फोर्स अपॉन मास मिलता है। फर्स्ट देखते हैं A(1)2, इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड ऑब्जेक्ट की वजह से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है G(M)(m)/r²। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास यहाँ कितना गिवन है, m, तो ये m से m कैंसिल आउट हो गया, कितना मिलता है G(M)(r²। A(1)2 हमें मिलता है G(M)(r²। अब देखते हैं A(1), फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वजह से सेकंड ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा। फॉर्मूला फोर्स अपॉन मास, फोर्स का फॉर्मूला कितना मिलता है G(M)(m)/r²। जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका मास हमें कितना मिलता है, M। कैपिटल M से कैपिटल M आपस में कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला हमें G(r²). तो यहाँ पे A(1)2 और A(1) दोनों ही हमें क्या मिल गए, अलग अलग मिल गए। यहाँ पे A(1)2 हमें क्या मिलता है, G(M)(r²) और A(1) हमें मिला G(m)(r²). तो ये वाली कंडीशन हमें क्या मिल गई, फॉल्स मिल गई, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट, A सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपको क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया, 0।
जब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हमें मिलता है जीरो, क्योंकि यहाँ पे देखो नेट फोर्स मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या मिलता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जब हम एक्सेलरेशन लेंगे वो हम किसका लेते हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया जीरो। अब बॉडी का मास यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे हमें जीरो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें मिलेगा जीरो। तो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो हो गया यहाँ पे करेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा जीरो। जब बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स या फिर नेट फोर्स जीरो होता है तो उस टाइम बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है वो हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। फिफ्थ कंडीशन दे रखी है यहाँ पे v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे बोल रहे जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वो हमें इक्वल मिलेगी और वो हमें मिलेगी जीरो, लेकिन ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं, अगर बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपको जीरो मिलता है तो उस टाइम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या मिलती है, कांस्टेंट मिलती है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट मिल रही है सेंटर ऑफ मास की, इसका मतलब अगर इनिशियल कंडीशन में अगर वो रेस्ट कंडीशन में होगा तो फाइनल कंडीशन में भी रेस्ट कंडीशन में होगा, तो उस टाइम हमें v1 v2 में भी जीरो मिल सकता है, लेकिन ये ऑलवेज कंडीशन ट्रू नहीं है। ये वाली कंडीशन है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो, ये वाली कंडीशन तो ऑलवेज ट्रू है। ये डिपेंड करती है कि बॉडी कौन से स्टेट में है, अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो ये पॉसिबल हो सकता है, अगर वो रेस्ट कंडीशन में नहीं है, अगर उसके पास में ऑलरेडी वेलोसिटी है तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये वाली ऑलवेज ट्रू नहीं है। ऑलवेज ट्रू क्या मिलती है हमें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट मिलेगी। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो ये हमें कब मिलेगी, अगर इनिशियली अगर वो रेस्ट में है तो फाइनल भी वो क्या होगी, रेस्ट में होगी। तो इस कंडीशन में ये हमें मिलती है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करती है सिचुएशन पे। तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये हो गया यहाँ पे फॉल्स। ऑलवेज ट्रू हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। मे बी पॉसिबल और नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट सिचुएशन क्या मिलती है, जो अगर दो बॉडी है, दोनों ही बॉडी अगर r डिस्टेंस पे सेपरेट है, दोनों ही बॉडी के अलग अलग मास है, तो f(1)2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f(2)1। जितना फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड पे लगा रहा है उतना ही ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड आपको इक्वल मिलेगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट मिलेगी। तो ये वाला कंडीशन हो गई ट्रू। सेकंड ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो होता है जीरो, ये भी हो गया ट्रू। फिर है एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड बॉडी, ये ऑलवेज हमें ट्रू नहीं मिलता है। यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग मिलता है, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होता है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें जीरो मिलता है और उस समय हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलती है कांस्टेंट। तो कुछ ये वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दो रेक्टेंगल दे रखे हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है l एंड सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 2l। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m एंड सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2m। दोनों ही ऑब्जेक्ट के जो सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस आपको दे रखी है l/2। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू बॉडीज हैव मास m एंड 2m आर द सेपरेट बाय l/2 डिस्टेंस, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन देम। तो यहाँ पे दो रेक्टेंगल है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है l 2l, एक का मास m 2m, दोनों को आपने l/2 डिस्टेंस पे सेपरेट कर रखा है। दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है m, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है 2m, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है l/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 2gm स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 8gm स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। ये हमको कहाँ मिलता है, सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और यहाँ पे आपको करेक्ट करते आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। 8gm स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों, इसका रीजन देखते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है सेंट्रल फोर्स। एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर पे यहाँ पे लगने वाला फोर्स है। अब यहाँ पे जो
ये दोनों के बीच के सेंटर की डिस्टेंस देखते हैं तो सेंटर की डिस्टेंस हमें l/2 नहीं मिलती है। एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर की डिस्टेंस हमें क्या मिल रही है, l/2 यहाँ पे नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं तो पहले हम देखते हैं। अब जो ये ऑब्जेक्ट है जिसकी आपको लेंथ दे रखी है l, तो यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे लाई करेगा, l/2 डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं l/2, ये लाई कर रहा है l/2 डिस्टेंस पे। ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसकी आपको लेंथ दे रखी है 2l, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, l डिस्टेंस पे। तो ऊपर से ये हो गया l डिस्टेंस पे, यहाँ पे ये लाई करेगा। अगर ये डिस्टेंस l है तो ये वाली डिस्टेंस भी आपको कितनी मिल जाएगी, l मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो देखते हैं जो सेंटर ऑफ मास है वो बेस से कितना ऊपर है, l/2 डिस्टेंस ऊपर है। तो यहाँ पे आप इसको आगे ड्रॉ करो। तो यहाँ तक की डिस्टेंस हमें कितनी मिलती है, l/2 मिलती है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, l/2 हो गई। अब सेंटर से सेंटर को हम मिला देते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरीके से एक्ट करेगा। अब यहाँ पे जो हम डिस्टेंस लेंगे वो हम ये वाले डिस्टेंस ना लेके हम कौन से लेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के सेंटर से सेकंड ऑब्जेक्ट के सेंटर तक की डिस्टेंस लेते हैं। अब ये बन जाता है यहाँ पे एक राइट एंगल। इस राइट एंगल को हम बाहर ड्रॉ करते हैं। तो ये राइट एंगल किस तरीके से बनता है, ये वाली डिस्टेंस कितनी मिलती है, l/2। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो गई, l/2। यहाँ पे हमें ये वाली कितना मिलता है, परपेंडिकुलर हमें मिलता है l/2। अब यहाँ पे हमें हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेंटर सेकंड ऑब्जेक्ट के सेंटर को मिलाने पे क्या मिलता है, राइट एंगल मिल रहा है और ये है राइट एंगल का हाइपोटेनस। तो ये हो गई वैल्यू r। अब यहाँ पे हमें r की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, इसके अलोंग यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो हमें r की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें कितना मिलता है, r स्क्वायर, परपेंडिकुलर मिलता है l/2 का स्क्वायर प्लस l/2 का स्क्वायर। तो ये कितना मिल गया हमें, l स्क्वायर 4 प्लस l स्क्वायर 4, 2 टाइम्स l स्क्वायर 4, ये हो गया l स्क्वायर अपॉन 2। तो r स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, l स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, अब r की जगह हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, l स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे r को डिनोट कर देते हैं। r क्या लग रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के सेंटर से सेकंड ऑब्जेक्ट के सेंटर पे लगने वाला फोर्स। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के सेंटर से सेकंड ऑब्जेक्ट के सेंटर की डिस्टेंस यहाँ पे डिनोट कर रखी है अपन ने r को। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या लग रहा है, r के अलोंग लग रहा है। अब यहाँ पे हम वैल्यू को वापस पुट करते हैं। F इज इक्वल टू जी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास कितना मिल रहा है m, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास मिल रहा है 2m और दोनों के बीच की डिस्टेंस r स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे l स्क्वायर अपॉन 2। ये कितना हो गया, gm स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, 2 इंटू 2 4। तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4gm स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और वहाँ पे यही कंफ्यूजन होती है, वहाँ पे आपको डायरेक्टली ये आंसर भी मिलेगा। आप वहाँ पे ये मिस्टेक करोगे, दोनों के बीच के डिस्टेंस को ले लोगे, लेकिन वहाँ पे दोनों के बीच के डिस्टेंस को नहीं लेना है। एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच में लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच में एक्ट करेगा। वहां पे आपको पहले देखना है, सेंटर की ये डिस्टेंस निकालनी है और फिर वहां पे आपको ये फॉर्मूले को अप्लाई करना है। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, फिर आपको देते हैं एक होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले जो क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में अपन ने क्या निकाला था, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला था। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर पे काम करता है। अब यहाँ पे जो ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और उसकी लेंथ आपको दे रखी है l। सेकेंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2m और उसकी आपको लेंथ दे रखी है 2l। दोनों ही ऑब्जेक्ट l/2 डिस्टेंस पे सेपरेट है। टू बॉडीज हैव मास m and 2m are separated by l/2 distance. What is the normal reaction force act on both block? दोनों ही ब्लॉक पे कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।